देश में लोकसभा चुनावों की चर्चाएं चरम पर हैं और अगर ऐसे में बात भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की करें तो यहां पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र पर हर किसी की नजर है क्योंकि इस बार यहां का जो चुनाव है वो काफी रोचक है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल को बनाया है तो भाजपा ने सबसे पहले इस लोकसभा क्षेत्र में कैलाश चौधरी को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया था और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने भी निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में आने का ऐलान कर दिया। अभी हमारे साथ बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार प्रेमदान देथा हैं जो पिछले लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। इनसे हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि इतने वर्षों का इनका जो राजनीतिक चुनावों का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, यहाँ के समीकरण आने वाले दिनों में किस तरीके से बदलते हैं या फिर जो वर्तमान में चल रहे हैं वही रहेंगे। इन्होंने वर्ष 2014 के भी चुनाव का त्रिकोणीय मुकाबला देखा था और अब 2024 है। प्रेमदान जी, द खटक की टीम में आपका स्वागत है। थैंक यू। चुनाव बाड़मेर जैसलमेर के काफी रोचक हैं। हम लोग तमाम पूरे राजस्थान के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां का देख रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है, किस तरीके से लोगों में जो है वो इस चुनावों को लेकर इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोगों में जो राजनीतिक जागरूकता है वो बढ़ गई है। एक जमाना होता था कि एक गांव के वरिष्ठ लोग जो तमाम जो लोग हैं वो कहते थे, उसी तरीके से गांव के लोग और क्षेत्र के लोग वोट देते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही है और इसका कारण सिर्फ सोशल मीडिया या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों की राजनीतिक जागरूकता है। आप इस तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही साफ तरीके से बात यह है कि अब लोगों के अंदर जागरूकता आई है, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव में अमूमन ये देखा जाता था कि गांव के मुखिया जो होते थे वो कह देते थे, क्योंकि लोकसभा का प्रत्याशी गांव तक पहुंचता भी नहीं था। मौजूद लोग 5-10 वो निर्णय करते थे और वो एक तरफे वोट होते थे और लोगों में इतना उत्साह भी नहीं होता था। जो जाता था वोट दे के आता था, तो मतदान प्रतिशत में भी कमी होती थी। अब लोगों में जागरूकता आई है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, चाहे क्योंकि अब लोग धीरे धीरे अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए तय करते हैं कि हमें कौन सा प्रत्याशी चाहिए, कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए बात करेगा, लोकसभा में हमारे मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि देश की आज़ादी को अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय हो गया, 77 वर्ष हो गए हैं। आज भी मूलभूत सुविधाएं जो है वो यहाँ पर कमी है। हालांकि इस बार के अगर चुनाव करें और 2014 के चुनाव में कुछ फर्क है, क्योंकि उस समय युवाओं में जो उत्साह था वो कम था। उस समय कई तरीके की परिस्थितियां थी। उस समय जो प्रदेश में सरकार थी, जैसे वसुंधरा जी, उन्होंने अपनी मूंछ का सवाल लिया था। इस बार के चुनाव में हालांकि बीजेपी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है, बीजेपी दमखम के साथ में, और माना ये भी जाता है कि बीजेपी जब वो प्रचार अभियान में आती है तो क्योंकि उनका कार्यकर्ता जो है वो गांव-गांव तक है, बीजेपी का बूथ जो है वो मजबूत है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, तो उनको मेहनत करने की जितनी जरूरत होती है उससे बजाय दूसरे निर्दलीयों की बात। बिल्कुल, निर्दलीय कहो चाहे कांग्रेस पार्टी करे, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये दिक्कत है कि उनका बूथ लेवल जो है वो कमजोर है। हालांकि बाड़मेर का इस बार का जो चुनाव है वो हालांकि रविंद्र सिंह भाटी यूथ आइकॉन के रूप में माने जाते हैं और निर्दलीय उन्होंने शिव से चुनाव लड़ करके एक बार पूरी जनता का जो ध्यान था वो अपनी ओर आकर्षित किया था। न केवल बाड़मेर जैसलमेर बल्कि पूरे राजस्थान का जो यूथ था वो इनकी ओर देख रहा था। तो अब एक बार हो सकता है, क्योंकि इनकी जो भाजपा के साथ में जो वार्ता चल रही थी, जिस तरीके से कोई न कोई बात हुई, कल एक हम इंटरव्यू ले रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पांडवों ने 5 गांवों को लेकर के जो महाभारत हुई थी, उसी तर्ज पे हो सकता है इस बार जो 2 हेडपंप है उसको लेकर के ये एक कहीं ना कहीं हेडपंप का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। निश्चित रूप से इस पर अपन आगे और बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैलाश चौधरी को टिकट मिली और उसके बाद से उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट मिलना और रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने का ऐलान करना, और तमाम ये दोनों नेता जो हैं वो फुल तरीके से सक्रिय हो गए थे, चाहे उनके समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हो या रविंद्र सिंह भाटी के खुद का लगातार कैंपेनिंग करना। तब तक ये माना जाता रहा था कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस और रविंद्र सिंह भाटी जबरदस्त तरीके से प्रचार में और कैलाश चौधरी थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। और कल से अगर बात करें तो कैलाश चौधरी फिर से मैदान में आ गए हैं। तो क्या इसका असर बीजेपी के लिए साफ तौर पर है कि यहाँ बीजेपी का एकदम से फील्ड में आना और राजस्थान में सरकार बीजेपी की होना, तमाम यहाँ के विधायक चाहे चौटन की बात करें
या फिर बाड़मेर की बात करें तो प्रियंका चौधरी ने भी खुले तौर पर जो है कैलाश चौधरी के समर्थन में उतर गई है, उनके साथ सभाओं में नजर आ रही है। गुड़ामलानी में मंत्री हैं के विश्नोई, वो खुले तौर पर चुनावी मैदान में आ चुके हैं। चाहे जैसलमेर की बात करें, सिवाना की बात करें, पचपदरा की बात करें, तो इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अब मतदाता जागरूक है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। लेकिन इस बार जो है उनको मतदाता के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात भी है कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। कई राजनेता अपने अपने रणनीति के आधार पे काम करते हैं, तो कैलाश चौधरी ने 1 महीना 2 दिन तक अपने प्रचार में बहुत ढील रखी। अब कल से जिस तरीके से उन्होंने जिस वेग के साथ पूरी विधानसभा क्षेत्रों में वो एक साथ से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो ऐसे में बीजेपी को जितना कमजोर समझा जाता है उतनी कमजोर बीजेपी नहीं है, क्योंकि उसका बूथ मजबूत है। वो बात अलग है प्रत्याशी को लेकर के कई बार क्योंकि अब बूथ लेवल मजबूत है तो सीयू में बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, तो ये एक मतदाता अपना मताधिकार का जब प्रयोग करता है वो कई चीजें सोचता है। लेकिन इस बार जो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरएलपी से प्रत्याशी जो उन्होंने उम्मीदवार रहे हैं वहां से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और कांग्रेस माफ करना कांग्रेस ज्वाइन करी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में वो चुनावी मैदान में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो भी है, जो हमारे बाड़मेर जैसलमेर, वो मन से इस बार मेहनत करे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इस बार हम सीट निकाल, क्योंकि बीजेपी जब शांत थी उनको लगता था कि हमारी जो टक्कर है वो निर्दलीय से। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी अपने चरम में बीजेपी के चुनाव प्रचार में अपनी धार देगी तो जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अब मतदाता के मन में क्या चल रहा है ये तो अभी 26 तारीख को पता चलेगा कि मतदाता ने क्या सोच करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अच्छा, हरीश चौधरी की बात करें, हेमाराम चौधरी की बात करें, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल की बात करें, या फिर तमाम इस पूरे क्षेत्र के कांग्रेस के जो नेता माने जाते रहे हैं वो दिग्गज नेता हैं। हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी का इस क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ा नाम है। इन दोनों की सक्रियता और इस तरीके से मन से लगना उम्मीदवार बेनीवाल के लिए, और तमाम प्रयास वो कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को यहां से विजयी बनाए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या असर रहेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक किसान नेता के रूप में कैलाश चौधरी के ऊपर बीजेपी ने जो विश्वास जताया है, किसान वोट बैंक है उसके आधार पे उनके ऊपर विश्वास जताया है, तो हो सकता है कि उस जगह में कोई नुकसान हो। लेकिन क्योंकि सत्ता है, लोगों को देखना ये होगा कि हमें विकास चाहिए, और विकास तभी मिलता है क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी है कि निर्दलीय चुनाव जीते, 2-2 हैंडपंप का मामला आया, कई लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ें कि हमारे काम नहीं होते हैं, तो जब विपक्ष में रहते हो तो काम नहीं होते हैं। उससे हमने ये भी बात, कैलाश चौधरी ने सीधा सीधा कांग्रेस के सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि मैं 5 साल 4 साल यहाँ पर रहा सांसद, लेकिन मेरा कई विजन थे, कई काम थे जो मुझे करने चाहिए थे, जो मेरे को करने थे, मैंने मेरी एक पूरी मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, नहीं होने दिए गए। तो ये कहीं न कहीं सोच रहती है, मतदाता के मन में भी ये सोच रहती है, और इसी को देखते हुए हो सकता है कि मतदाता एक बार फिर बाड़मेर के विकास को ध्यान में रख करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब वो क्या है कि भाई देखिए, कांग्रेस के पक्ष में क्योंकि हरीश चौधरी है, हेमाराम चौधरी है, कर्नल सोनाराम चौधरी है, ऐसे कई नाम हैं, दिग्गज है, जिनके ऊपर किसान वर्ग के जो वोट बैंक है उनके ऊपर उनकी छाप है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के अंदर भी कहीं न कहीं नाराजगी सामने आती है, दिखती है। अब उसका कितना असर होगा, क्या वो नाराजगी को पाट दिया जाएगा, ये सारी आने वाले, अभी क्योंकि चुनाव अभी अपने चरम पे शुरू हुआ है, तो अभी 5-7 दिनों में ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। मतदाता अपने मन में क्या सोच रहा है, किसके पक्ष में मतदाता जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये कैंडिडेट कमजोर है, ये मजबूत है, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। अच्छा, बात अगर रविंद्र सिंह भाटी की करें, जब निर्दलीय चुनाव शिव विधानसभा से लड़े तब ये बातें की जा रही थी कि यहाँ निर्दलीय के तौर पर वोट नहीं मिलते हैं, जब 5-7 हज़ार वोट मिलेंगे, उसके बावजूद वो 3-4 हज़ार वोटों से जीत गए। और जब लोकसभा की बात आती है तो ये कहते हैं कि इनका क्रेज शिव और जैसलमेर में है, या फिर थोड़ा बहुत बाड़मेर में होगा। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि पचपदरा हो चाहे सिवाना हो, 2 जगहों पर इन्होंने अपनी जो है यात्रा, चुनावी यात्रा की, प्रचार अभियान चलाया। बाड़मेर में भी हमने देखा, जैसलमेर में देखा, शिव में हालांकि अभी तक उन्होंने जो है लोकसभा को लेकर एक बड़ी यात्रा या इस प्रकार की नहीं हुई है। और आज वो गुड़ामलानी में, वहां की भी भीड़ उनकी जो है वो देखने वाली है, और बाइतू और चौटन अभी जाना शेष है। तो क्या नजर आया, मोटा मोटी अगर आप बात करें तो क्या उनका क्रेज सिर्फ शिव और जैसलमेर में दिखा, या फिर ये भीड़ देख करके ये लगा कि
कहीं ना कहीं लोग जो है वो रविंद्र सिंह भाटी को एक यूथ आइकन के रूप में देखते हैं और इनकी जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अब मतदाता काफ़ी समझदार भी हो गया है और रविंद्र सिंह भाटी जो यूथ आइकॉन के रूप में युवा मान रहा है, युवा नहीं कई बुजुर्ग भी है। क्योंकि एक उम्मीद जो होती है ना, कई कई बार चीज़ें होती है कि हमने उसको देख लिया, हमने इसको देख लिया, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ। आज भी पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, आज भी बिजली के लिए किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। आज भी कई गाँवों की सड़कें हैं जो टूटी हुई पड़ी है। उनकी जो वाजिब मांगे होती है, उनके जो उम्मीदें होती है, उसके ऊपर प्रत्याशी या नेता चुन करके जाते हैं, वो कहीं न कहीं खरे नहीं उतर पाते। तो एक हो सकता है इस तरीके का एक मोब के अंदर कोई मन में कोई चीज़ चल रही हो। हालाँकि आज की तारीख में स्थिति ये है कि रविंदर सिंह जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, उनके साथ में मोब जुड़ रही है, जनता जुड़ रही है और जब उनसे ये बात की जाती है कि आपके साथ भीड़ है, तो वो ये भी कहते हैं कि मेरी भीड़ नहीं, ये मेरे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो उनकी जो यहाँ उनकी एक तो जो उनको ठेठ मारवाड़ी या राजस्थान में वो जो बात रखते हैं, वो लोगों को लुभाती है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में देखिए मतदाता सोच क्या रहा है, जा क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें अगले 5-7 दिनों के अंदर क्लियर होगी कि क्या होने वाला है, क्या मतदाता अपने मन में सोच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर आने की बातें की जा रही है कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री जो है वो बाड़मेर आ सकते हैं। इसके अलावा तमाम पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के स्टार प्रचारक यहाँ आएंगे। तो क्या वो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, उनके चुनाव कैंपेन में प्राण फूकेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर आते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पूरे देश के अंदर अगर किसी एक नाम पर वोट हो रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहे हैं, तो और उनका क्रेज भी है, इसको नकार नहीं सकता कोई भी। तो संभवतः ये बात तय है कि बीजेपी के लिए वो एक प्राण फूंकने वाली चीज़ें होगी। बीजेपी की कोई अगर लीडर यहाँ पर पहुँचते हैं तो होता क्या है, आपको चुनाव को खड़ा करने के लिए एक बार जागृति लानी होती है। जैसे हमने देखा रैलियां 2-3 देखी है, उसमें एक रैली में कम, दूसरी में उससे ज़्यादा, एक तीसरी में उससे भी ज़्यादा। तो ये सारी जब गणितें निकलती है तो पब्लिक का एक माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाती है कि ये मजबूत है, वो ये है, तो फिर वो माइंड सेट तैयार होते हैं। तो हो सकता है कि ये एक बार बूम आ जाए और बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक, उनके जो वोटर्स, उनके अंदर जान फूंक दे। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जो जनता है उनसे जुड़ा हुआ है। प्रेम जी, मैं आपसे ये जानने की इच्छा जाहिर करूंगा कि हम लोग देखते हैं कई वोट जो होते हैं, चुनाव होते हैं, वो जातिगत आधार पर जो है वो बढ़ जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं आम जनता जो आपस में लोग भाईचारा बना के रहते हैं, गांव में हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ की परंपरा रही है, चाहे किसी जाति के लोग हैं, वो आपसी भाईचारा के साथ गांव में रहते हैं, उनके मन में कभी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ये चुनावी जब सरगर्मियां होती हैं, चुनावी समय आता है, तब उनमें बिखराव या टकराव जैसी स्थिति हम लोग देखते हैं। और लोग ये भी कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ राजनेताओं के काम है एक दूसरों को इस तरीके से इस पर उस पर बोलना, और इससे कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बिगड़ता है। क्या कहेंगे, क्या है ये सब चीज़? देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में कहूँ कि अगर किसी भी गांव में कहो या किसी जाति में वैमनस्य पैदा होता तो उसका मुख्य कारण जो है ये राजनेता है। वो राजनेता जो अपने स्वार्थों के लिए बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी के माध्यम से यूथ को भड़काते हैं और उसके मन में कहीं न कहीं वैमनस्य आता है। आप अगर उदाहरण के तौर पे देखें, हमने बायतू के चुनाव को देखा, जहाँ पर आमने सामने थे हरीश जी और उमेदा राम जी, और इनके कार्यकर्ताओं में कई बार स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी भी हुई कि लड़ने तक की स्थितियाँ आई। तो आज वही दोनों एक साथ एक जाजम पे बैठे हैं और एक दूसरे के लिए मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे मतदाता को भी ये सोचने के लिए ये हाल शिव में भी देखिए, स्वरूप सिंह और रविंद्र सिंह के जो समर्थक है वो आमने सामने, जैसे अगर ऐसी स्थितियां नहीं बनी लेकिन आमने सामने थे, लेकिन आज स्वरूप सिंह के साथ जो लोग खड़े थे विधानसभा चुनाव में, वो आज रविंद्र सिंह का कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, यही तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो राजनेता होते हैं वो अपने शब्द बाणों के आधार पे, शब्दों के आधार पे जो लोगों का है वो मूवमेंट करवाते हैं, उनके अंदर उत्तेजनाएं पैदा कर देते थे ताकि वो क्या कोई आवेशित होकर कोई शब्द निकाले। हमने इस तरीके की चीज़ें देखी है, लगातार देखी है। और जातीय वेमनेस जो है वो राजनेताओं की उपज होती है, उनको ध्यान रखना चाहिए। राजनीति मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए, न कि जातिगत आधार पर। और बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की जनता से भी हम लोग भी कहेंगे कि देखिए, ये राजनेता है, चुनाव आपका 26 तारीख के बाद में यही राजनेता आपस में बैठ करके एक जाजम पे बैठ करके चाय पीते हुए नजर आएंगे, आपके सामने फोटो भी आएंगे। इसीलिए हमें हमारे मताधिकार का प्रयोग हमारे हक के लिए, हमें क्या विकास चाहिए, विकास के नाम पे चाहिए, हमारे बाड़मेर के मुद्दों के नाम पे चाहिए, न कि
जाति आधार पर, धर्म आधार पर, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यही राजनीति अपने आप में बहुत ज़्यादा खराबा करती है, लोगों के अंदर द्वेष फैलता है, नाराजगियाँ फैलती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि उसका परिणाम जो है वो बहुत घातक आते हैं। प्रेम जी, आखिरी सवाल है। आपने लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, पिछले 15-20 साल से आप लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। कई विधानसभा के चुनाव आपने देखे हैं, लोकसभा के देखे हैं, पंचायती राज देखे हैं, नगर निकाय के चुनाव देखे हैं। ये सोशल मीडिया है, हम लोग देखते हैं कि टिक्का टिप्पणी सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की जो बातें हो रही हैं, ये कितना नुकसान यहाँ के लोगों के लिए फैला? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके की टीका टिप्पणी हाल ही के दिनों में पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, ये अपने आप में बहुत ही घातक है। क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग ये दो धारी तलवार है। आप इसका पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास कई तरीके की ऐसी ऐसी जानकारियां भी मिलती है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपको तो इलाज के आयुर्वेदिक कई चीज़ें मिल जाती है। आपको सीखने में अगर हम कह रहे तो रसोई से लेकर के आपको एजुकेशन तक सोशल मीडिया पे मिलती है। तो आपको उसका पॉजिटिव अंश लेना है। अब कोई कम क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उसका काम है, वो अपने व्यक्तिगत चीज़ों के लिए नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया में मैं अगर मेरी चीज़ को डाल रहा हूँ, आप अपनी चीज़ डाल रहे हो, तो हमारा कोई किसी से स्वार्थ नहीं है, हमारा किसी से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि हमारा काम है ये चीज़ आई है, ये सामने दिखानी है। अब उसमें कौन सा व्यक्ति कितना देखता है कितना नहीं देखता है ये हम नहीं देखते, पब्लिक का काम था। तो पब्लिक को इस चीज़ों को, यूथ को विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, यूथ को इसमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला का ये काम है कि हमारे तक जानकारी, हमारे पास जानकारी आई है। अब तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है, वो तो आपके मन में तय करो। सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी करके कई बार इस तरीके की भी स्थितियाँ होती है कि वो मुकदमे होते हैं, फिर वो जेल जाते हैं, उनके कैरियर खराब होते हैं, फिर परेशान उनके परिवार के लोग, परेशान परिवार के लोग होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे क्या आया है, उससे ज्ञान क्या ले सकते हो वो लीजिए, उससे जानकारी क्या मिल सकती है वो लीजिए। आप उसके ऊपर कमेंटबाजी गलत मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई जानकारी हमको देनी है तो वो जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन गलत कमेंट, किसी के ट्रोल करना, किसी के ऊपर इस तरीके की गलत बात लिखना, ये आपके और बाकी समाज के लिए भी बहुत ही घातक साबित होता है। धन्यवाद प्रेम जी, आपने समय दिया और पूरी विस्तृत जानकारी दी। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, प्रेमदान जी थे जिन्होंने पूरी बाड़मेर राजनीति, बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति और लोकसभा चुनावों को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से माहौल है, वो समझाने की कोशिश की है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा, एक बाड़मेर का, यहाँ का स्थानीय नागरिक होने के नाते, कि चुनाव है, ये चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने का ये चुनावी माहौल रहता है। और इस चुनावी माहौल में अपने रिश्ते, अपने संबंध खराब मत कीजिए। हम सब लोग आपस में रह करके एक भाईचारा कैसे स्थापित करें, कैसे इस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करें, नई नई हमारी प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको कैसे आगे लाएं, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें। हम लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है वो आपकी बात उठा करके सरकार तक कैसे पहुंचाएं, सरकार की योजनाएं जो हैं, सरकार जो फायदे आम जन को पहुंचाती हैं, उनकी जानकारी हम आप लोगों को कैसे दें। किसी गरीब, पीड़ित, शोषित की आवाज बन करके उनके साथ हम लोग खड़े कैसे रहें, बस यही काम करिए। इस चुनावों के चलते, इस राजनीति के चलते आपका मत है, आप जिसको पसंद करें, जो आपको ठीक लगे उनके साथ मतदान कीजिएगा। और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें मतदान करना ही चाहिए, लेकिन एक साफ सुथरी विचारधारा के साथ, एक अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तभी हमारे भविष्य का निर्माण होगा, तभी हमारा यूथ आगे बढ़ेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। द खटक की टीम लगातार आपको चुनाव संबंधी हर एक अपडेट देते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।